हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोगों की आगामी एग्ज़ाम्स के लिए तैयारियां बेहतर चल रही होंगी। दोस्तों, आज के एक टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत की जनसंख्या। ठीक है, तो भारत की जो जनसंख्या है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। लगभग सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से एग्जामिनर का एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कभी आपका जनसंख्या साक्षरता पूछ ली जाती है, कभी आपका लिंगानुपात पूछ लिया जाता है, कभी आपका पूरा स्टेट ही क्रम लगाने के लिए पूछा जाता है। तो जनसंख्या से आपका क्वेश्चन क्योंकि बनता है, तो उत्तराखंड की जनसंख्या और भारत की जनसंख्या आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होनी चाहिए लगभग, क्योंकि यहाँ से कंफर्म होता है 99% की यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पिक करता ही करता है। तो आज हम 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। ठीक है, तो भारत की संविधान की धारा, सबसे पहले पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है कि धारा 246 के अनुसार जो है देश की जनगणना कराने का दायित्व तो संघ सरकार को सौंपा गया है। तो आर्टिकल 246 आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 246 के तहत जो देश की जनगणना कराने का दायित्व जो आपका ये आपका संघ सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपा गया है। ठीक है, उसके बाद आपने अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे कि वर्तमान में जो भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त हैं वो सी चंद्रमौली हैं। ठीक है, वर्तमान में भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त जो आपके सी चंद्रमौली हैं। और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर ये चेंज हो गए हैं तो। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद मैंने कहीं पे देखा था करंट में, तो शायद ये चेंज हो गए हैं। अगर आप चेंज हो गए हैं तो मेरे को एक बार क्रॉस चेक करके आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अगर मैं भी आपको रिप्लाई दे दूंगा कमेंट बॉक्स में अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो। ठीक है, तो वर्तमान में महापंजीकरण और जनगणना आयुक्त आपके सी चंद्रमौली हो जाते हैं। ठीक है, तो एक आपने आर्टिकल ध्यान रखना है यहाँ से 246, और एक आपने ध्यान रखना कि वर्तमान में हमारे जनगणना और पंजीक आयुक्त जो हैं सी चंद्रमौली हैं। अगला पॉइंट हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों कि 2011 की जो जनगणना थी वो 15वें नंबर की जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की वो 7वें नंबर की जनगणना थी। ठीक है, तो 2011 की जो जनगणना हुई है आपकी वो ऑल ओवर तो वो 15वें नंबर की जनगणना है, लेकिन अगर देखा जाए स्वतंत्र भारत के हिसाब से तो वो आपकी 7वें नंबर की जनगणना हो जाती है। उसके बाद जो आपका 2010 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को स्वीकृति प्रदान की कर दी थी। तो जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच आपकी जो जाति आधारित जनगणना थी तो ये आपकी शुरुआत हुई। तो इसमें पूछा जा क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि सबसे पहले जाति आधारित जनगणना कब हुई थी। तो 2011 में आपकी जो जनगणना हुई है उसी में आपकी सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना हुई थी। ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी उसका शुभांकर आपका प्रगणक शिक्षिका प्रगणक शिक्षिका जो है 2011 की जनगणना का शुभंकर था। और उसका जो आदर्श वाक्य था वो था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, तो आदर्श वाक्य हो गया हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और शुभंकर हो गया प्रगणक शिक्षिका। तो ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों कि महाविभाजक वर्ष। ये आपने सुना होगा कि महाविभाजक वर्ष जो है भारतीय जननांकी के इतिहास में जो 1921 का ईयर है इसको महाविभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि 1911 से 1921 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। तो इसलिए जो है जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष आपका 1921 को दिया गया है। तो क्वेश्चन बनता है कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष क्या था। तो 1921 आपको ध्यान में यहाँ पर रखना होगा। ठीक है, उसके अलावा एक और पॉइंट आपने ध्यान में रखना होगा कि सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर आपकी कब रही। तो सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर आपकी 1961 से 71 यानी 1961 से 71 के बीच आपकी सर्वाधिक औसत सर्वाधिक औसत वार्षिक वृद्धि दर रही आपकी 61 से 71 के दौरान। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी। 1872 में जनगणना की शुरुआत आपकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत जो आपकी 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी। तो जनगणना की शुरुआत 1872 लॉर्ड मेयो और नियमित जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन। 1881 में जो आपके जनगणना आयुक्त थे वो प्लाडेन थे, और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना आपकी 1951 में हुई थी, और उस समय आपके जनगणना आयुक्त 1951 में थे R.A. गोपाल स्वामी। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि आधुनिक विश्व की सर्वप्रथम व्यवस्थित जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है, जिसने 1749 में आपका व्यवस्थित रूप से जनगणना करवाई थी। ठीक है, तो आधुनिक विश्व में व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय जाता है स्वीडन को, जिसने 1749 में
व्यवस्थित रूप से जनगणना कराई थी। और 10 की जनगणना की शुरुआत 1790 में अमेरिका ने की थी। ठीक है, तो 10 की जनगणना में आपका अमेरिका हो गया और व्यवस्थित रूप से जनगणना में आपका स्वीडन हो गया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई थी, 15 फरवरी 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आपकी आई थी। और इसके अनुसार जो आपका 2070 तक स्थिर जनसंख्या रखने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2070 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। अब हम पढ़ेंगे जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा यानी परिभाषाएं, तो ये आपके काम की नहीं है। ठीक है, लिंगानुपात हो जाएगा हमारा 943 भारत का लिंगानुपात आपका है। शिशु लिंगानुपात आपका 919 है। आई थिंक लूसेंट में 918 दिया गया है, तो मैंने इसको क्रॉस चेक किया था तो 919 मुझे बहुत जगह मिला, तो शिशु लिंगानुपात आपका 919 हो जाएगा। उसके अलावा साक्षरता दर की बात करते हैं तो 73% जो आपकी भारत की साक्षरता दर है, जिसमें 80.90% आपकी मेल की है और 64.60% आपका फीमेल की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर आपका हो जाएगा। ठीक है, साक्षर कौन माना जाता है? 7 वर्ष से, इसमें 7 वर्ष की आयु का पैमाना रखा जाता है कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा जो भी लिखना पढ़ना जानता है तो वो आपका साक्षर कहलाएगा। तो इसमें आपका एज क्राइटेरिया याद रखना है कि 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली जनसंख्या में साक्षरों की जनसंख्या बढ़ सकती है। ठीक है, तो 7 वर्ष इसमें साक्षरता दर का पैमाना रखा जाता है। बाकी 10 की वृद्धि दर आपकी 17.7% है और वार्षिक वृद्धि दर आपकी 1.64% है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लीजिएगा, नहीं जी अभी बता देता हूँ आपको। ठीक है, 2011 की जनगणना के आंकड़े हम देखेंगे तो मेल का प्रतिशत है 51% और फीमेल का है 48%। ठीक है, मोटा मोटा याद रखेंगे यहाँ पे कि मेल का जो प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार वो आपका 51% है और फीमेल का आपका 48% हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, उसके अलावा जो 10 की वार्षिक वृद्धि दर है वो 1.64% आपकी है। वार्षिक वृद्धि दर आपकी 1.64% है और जो आपकी 10 की वृद्धि दर है वो आपकी 17.7% है। तो दोनों को ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि भारत की जो वार्षिक वृद्धि दर है जनसंख्या की वो 1.64% है और जो आपकी 10 की वृद्धि दर है वो आपकी 17.7% हो जाएगी। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखेंगे कि आप भारत का वर्तमान में जनघनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो आपका भारत का जनघनत्व है। तो जनघनत्व कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका लिंगानुपात देख लेंगे कि तो लिंगानुपात भारत का आपका 943 जो है वर्तमान में भारत का जो है लिंगानुपात है। शिशु लिंगानुपात यहाँ पे 918 दिया गया है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मैंने देखा था कहीं 919। ठीक है, तो 918 या 919 दोनों ध्यान में रखिएगा, तो शिशु लिंगानुपात आपका हो जाएगा ये। ठीक है, जनसंख्या में आपका 73% आपकी जनसंख्या प्रतिशत है, वो सॉरी साक्षरता आपकी है 73%, जिसमें 80.90% आपकी मेल की है और 64.60% आपकी फीमेल की साक्षरता है। ठीक है, तो साक्षरता हो गई 73% और पुरुषों की साक्षरता 80.90% और फीमेल की जो है 64.60% आपकी हो जाएगी। तो साक्षरता यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देख, शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला आपका यूपी है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका केरल हो गया और पूर्णतः साक्षर घोषित किया गया एकमात्र राज्य आपका केरल हो गया। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार एससी यानी अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल जनसंख्या देश की जनसंख्या का आपका 16.6% है। ठीक है, और एससी जनजाति जो है इनका लिंगानुपात आपका 945 है। वहीं जो आपकी अनुसूचित जनजाति है यानी एसटी, तो इसकी जनसंख्या 8% है, मोटा मोटा याद रखेंगे देश की जनसंख्या का, और इनका लिंगानुपात है 990। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख लेंगे आप। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बहुत बार पेपर में बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपका नगरीय जनसंख्या है, तो नगरीय जनसंख्या आपका 31.2% आपका नगरीय जनसंख्या है और ग्रामीण जनसंख्या आपका 68.86%। ठीक है, तो लगभग 31% जो जनसंख्या है आपकी वो आपके नगरों में रहती है
और लगभग 68% जनसंख्या जो आपकी ये आपकी शहरों में रहती है। ठीक है, जो आपका सिक्किम है तो सिक्किम की जनसंख्या आपकी सबसे कम हो जाती है, जनसंख्या में सिक्किम सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, अब देखेंगे जनसंख्या का वर्गीकरण। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 स्टेट आपके घटते क्रम है। तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश, फिर आपकी महाराष्ट्र हो जाती है, फिर आपकी बिहार हो जाती है। तो 3 स्टेट आप ध्यान में रख लीजिएगा, 3 से काम बन जाता है आपका। कभी पहला नहीं दिया गया तो दूसरा या तीसरे में से आपका पिक कर लेता है एग्जामिनर। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या आपका यूपी, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर आंध्र प्रदेश आपका। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों की बात करेंगे यहाँ पे। तो न्यूनतम जनसंख्या में आपका 2 आप ध्यान में रख लीजिएगा, एक आपका सिक्किम हो गया और एक आपका मिजोरम हो गया। ठीक है, सिक्किम मिजोरम आपके न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है, 2 इसलिए याद करने पड़ते हैं क्योंकि कभी क्या होता है एग्जामिनर फर्स्ट वाले को हटा लेता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि जो टॉप पे होता है वो सबको याद होता है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा या तीसरा पिक कर लेता हूँ। फिलहाल आप 2 याद करके चलिएगा यहाँ पे। तो सिक्किम और मिजोरम न्यूनतम जनसंख्या वाले आपके राज्य हो जाएंगे। जनसंख्या में मैंने आपको ये बता दिया कि 51% पुरुष हैं और 48% आपकी महिलाएं हैं। और सर्वाधिक जनसंख्या आपकी कौन से राज्य में है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी हो जाता है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका हो जाता है सिक्किम। यहाँ पर एसटी कौन से ऐसे 2 स्टेट हैं आपके जहाँ कोई भी एसटी जनजाति यानी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? तो आपका एक पंजाब हो गया और एक आपका हरियाणा हो गया। तो पंजाब और हरियाणा ऐसे 2 राज्य हमारे जहाँ कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बढ़ते हम आगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले मैंने आपको स्टेट बता दिए हैं कि यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका बिहार हो गया। ठीक है, न्यूनतम में आपका सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया। तो आपने ध्यान में रखने। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला आपका लक्षद्वीप हो जाता है। 10 की वृद्धि दर के बारे में देखेंगे तो जो भारत की 10 की वृद्धि दर रही है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 17.64% रही है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर आपका मेघालय है और ठीक है, पहले नंबर पे सर मेघालय है, दूसरे नंबर पे आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर आपका नागालैंड में है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला स्टेट यूटी आपका दादरा नगर हवेली हो गया और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर आपका लक्षद्वीप हो जाता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे यहाँ पे। तो जनसंख्या घनत्व आपका भारत का 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बिहार में है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में आपका अंडमान निकोबार हो जाएगा। लिंगानुपात देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 आपका है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरल में है और दूसरे नंबर पे आपका है तमिलनाडु। न्यूनतम लिंगानुपात आपका हरियाणा हो गया और हरियाणा में ही आपका न्यूनतम से लिंगानुपात भी है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूनियन टेरिटरी आपका केंद्र शासित प्रदेश आपका पुदुचेरी हो जाता है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका दमन-दीव हो जाता है। तो लिंगानुपात ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, मोस्टली आपका लिंगानुपात ही उठाता है आयोग। ठीक है, तो लिंगानुपात वाला आपको लगभग होना चाहिए क्लियर। अब हम करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता तो भारत की रही है 74.4% या कहीं कहीं 73% भी दिया है। तो अप्रोक्स आप इतना 73-74% आप ध्यान में रख लीजिएगा, जिसमें आपका पुरुषों की साक्षरता 80.90% है और फीमेल की है 64.60%। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला आपका हो गया केरल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे है आपका मिजोरम, तीसरे नंबर पे आपका गोवा और चौथे नंबर पे आपका त्रिपुरा। तो केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा आपके 4 साक्षरता में टॉप 4 स्टेट हैं आपके। न्यूनतम साक्षरता आपकी बिहार है। ठीक है, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश जो साक्षरता में वो आपका लक्षद्वीप हो गया और न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश आपका साक्षरता में हो गया दादरा नागर हवेली। फीमेल जो आपके पुरुष साक्षरता वाला राज्य है वो आपका केरल है पहले नंबर पे। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला भी आपका केरल है और न्यूनतम पुरुष साक्षरता आपका बिहार हो गया और न्यूनतम महिला साक्षरता आपका बिहार हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसी क्रम में बढ़ता है कि अनुसूचित जाति की जनगणना पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अनुसूचित जाति का जो लिंगानुपात है, जो 80 कैटेगरी का लिंगानुपात आपका 945 हो जाता है और
सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य आपका यूपी है, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला राज्य आपका, सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य आपका यूपी, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला राज्य आपका मिजोरम हो जाता है। ठीक है, और एससी पॉपुलेशन केंद्र शासित प्रदेश में आपका दिल्ली में सर्वाधिक है, और न्यूनतम आपका लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो आपकी है वो आपकी पंजाब में सर्वाधिक है। ठीक है, तो पंजाब में आपकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और सेकंड नंबर पे है आपका हिमाचल प्रदेश। तो दो स्टेट आपके इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रख लीजिएगा कि अनुसूचित जाति की जनसंख्या आपकी पंजाब में और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो इसका लिंगानुपात आपका 990 है इनका लिंगानुपात, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आपका मध्य प्रदेश में है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आपका गोवा में है। और ठीक है, यूनियन टेरिटरी इसमें देखने की जरूरत है नहीं, इतना बनता नहीं यहाँ से क्वेश्चन। प्रतिशत के आधार पर इंपॉर्टेंट है कि प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति जो आपकी है ये मिजोरम में निवास करती है। प्रतिशत में आपका मिजोरम फर्स्ट नंबर पे अनुसूचित जनजाति के मामले में। ठीक है, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का वितरण देखेंगे तो 2011 की जनगणना के अनुसार आपका 31% जनसंख्या जो है आपकी शहरी है, और 68% जनसंख्या आपकी नगरीय है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य आपका महाराष्ट्र हो गया, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपका सिक्किम हो गया, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपका यूपी हो गया, और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या आपका सिक्किम हो जाता है। प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो सर्वाधिक जो नगरीय जनसंख्या आपकी वो गोवा में रहती है। ठीक है, प्रतिशत के आधार पे। तो अब देखेंगे हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी सबसे ज़्यादा आपकी यूपी के है, और सबसे कम आपकी सिक्किम राज्य की हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या दर के आधार पर राज्यों का सही क्रम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो 15वीं जनगणना के अनुसार आपका न्यूनतम जनसंख्या दर के आधार पर राज्यों का सही क्रम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्रम वाले क्वेश्चन तो ग्रुप सी में इतने ज़्यादा बनते नहीं, तो इनको आपको देखने की जरूरत है नहीं। टॉप के 2 स्टेट आपको याद रहेंगे तो उनसे ही आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो हाँ ऐसा क्वेश्चन आपको बन सकता है। देखिए 15वीं जनगणना के अनुसार 2001 से 11 में भारत की 10 की वृद्धि दर आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी 17.64% आपकी 10 की वृद्धि दर रही है भारत की। 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर आपकी कौन से उसकी रही है स्टेट की, तो आपका मेघालय जो है इसकी 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। उसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश है सेकंड नंबर पे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे आपका हो जाएगा। 2001 से 2011 के बीच भारत के निम्नलिखित राज्य में किस प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, तो टी जो आपका नागालैंड है यहाँ सर्वाधिक सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, भारत निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो आपका लक्षद्वीप में न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका हो जाएगा। 15वीं जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर कितनी थी, तो आपकी 17.19% जो उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर थी। ठीक है, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप, थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है इसमें। ठीक है, आई थिंक 18% है, मुझे लग रहा है 18.81 समथिंग परसेंट है, फिर भी आप मेरे को बता दीजिएगा इसमें। भारत की कितनी जनसंख्या नगरों में निवास करती है भाई, तो 31% जनसंख्या है, 31.2% जनसंख्या आपके नगरों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपका निवास करती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा अपने, जनसंख्या के क्वेश्चन आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव में मिल जाएंगे। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।